चलिए मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे। कैसे हो भाई? ठीक हो ना? चलो, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो हमारा है अभी पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट के पूरे पैकेज को पढ़ लिया। प्रेजेंट के पूरे पैकेज को पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हमने पूरा कवर कर लिया है। आज से हमारा लेक्चर होगा पास्ट पर। किस पर होगा? पास्ट पर। आप पहले वाले टेंस को, पास्ट के पहले टेंस को बोलते हो सिंपल पास्ट बोल लो या पास्ट इंडेफिनिट बोल लो, दोनों आप बोल सकते हो। सिंपल पास्ट बोल लो, पास्ट इंडेफिनिट बोल दो, दोनों दोनों बोल सकते हो। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो क्या शुरू कर रहे हैं आज? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, सिंपल पास्ट एक्चुअली अपन उसको बोल देते हैं जिसमें अपन वॉज वर्ब का यूज कर रहे होते हैं ना, ऐसा आप उसे बोल दिया करो। इसे पास्ट इंडेफिनिट ही आप बोलोगे। अब पास्ट इंडेफिनिट बोलने का मतलब ये है, दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो बताना मुझे। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब है पास्ट की कोई ऐसी घटना हो गई, पास्ट की कोई ऐसी बात हो गई जिसका होना या ना होना सर्टेन नहीं है। जिसका होना या ना होना सर्टेन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, ये कोई बात बीते हुए समय की हो गई। बीता हुआ समय बोले तो अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे पिछला लेक्चर था वो बीता हुआ लेक्चर है, और जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट का लेक्चर है, मतलब वो वर्तमान का लेक्चर है। बीता हुआ समय कहने का मतलब जिसके किए जाने का काम पूरा हो गया हो, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट। और उसी के बाद हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट जो होता है वो होता है उसी इवेंट को बताना जिसका होना या ना होना सर्टेन नहीं है। जिसका होना या ना होना सर्टेन नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं खाना खाता था, तो क्या ये बात सर्टेन है? क्या हो सकता है मैं खाना ना खाता हूं, फल खाता हूं, हो सकता है मैं कुछ और खाता हूं, ऐसा हो सकता है। मैं इसे कह दूं कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता था, जरूरी नहीं है कि आप पर डे स्कूल जाते होंगे, कभी कभी स्कूल नहीं भी जाते होंगे, अर्थात इस बात की सर्टेनिटी नहीं है। जिस बात की सर्टेनिटी पास्ट के इवेंट की, जिस बात की सर्टेनिटी नहीं होती है, जिस बात की निश्चितता नहीं होती है, उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करेंगे पहचान की। चलिए, पहचान। पहचान क्या होगी जरा देखा जाए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, आ, ई, ए, अथवा, अथवा, ताथा, तीथी, तेथे, ठीक है, ये मुख्य क्रिया के अंत में आएगा। मुख्य क्रिया के अंत आए तो वह वाक्य, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब जरा हम लोग देखें कि ये या, ये, आ, ई, ए, या, ता, था, ती, थी, ते, थे जो आता है वाक्य के अंत में, वो कैसे आता है, उस पर कुछ वाक्य देखते हैं। जैसे मैंने लिखा
श्रियंका अपने घर पर लूडो खेलती थी। मैंने अपनी माँ को, क्या है भाई, मैंने अपनी माँ को एक तोहफा दिया। प्रियंका आदेश के साथ मंदिर आई। ठीक, और भी कुछ लिख देता हूं। शुभेच्छा राहुल साधना को अपनी पुस्तक नहीं दिया। ठीक है, ये कुछ हमने वाक्य लिखे हुए हैं। अब इन वाक्य को, इन सेंटेंसेस को हम देखने से ये पता लगाएंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। पहचान आपको बता ही दिया हूं कि जब किसी वाक्य के अंत में या, ये, आ, ई, ए अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे ऐसे शब्द समूह आते हैं तो उन्हें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये वाक्य आपके लिए लिखे गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर जब हमने देखा तो ये जो खेलना थी ये एक मुख्य क्रिया है। खेलना क्या है? ये एक मुख्य क्रिया है, या हम बोल सकते हैं ये एक मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब के अंत में आप देख रहे हो क्या आया है? तिथि आया है। क्या आया है? तिथि आया है। तो इसका मतलब ये पता चला कि यदि मुख्य क्रिया के अंत में तिथि आएगा, यहां पर देखो तिथि अगर आएगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग कहेंगे। वो वाक्य कौन से टेंस का होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसका मतलब ये जो वाक्य बना वो हमारा कौन सा बना? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बना। समझ में आ रहा है? दूसरे वाक्य को देखो, हमने यहां पर लिखा तोहफा एक शब्द है, यहां पर हमने लिखा देना, और ये देना हमारी कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है सरकार। ठीक है, और इस मेन वर्ब के अंत में क्या आया है? या। क्या आया है? या आया है। इसका मतलब यदि मुख्य क्रिया के अंत में क्या आएगा? या आएगा। क्या आएगा? या आएगा। तो वह वाक्य भी कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तीसरे वाक्य में देखिए लिखा है प्रियंका आदेश के साथ मंदिर आई। तो यहां पर ये जो आना है, ये जो आई, मतलब ये जो आना है ये एक मेन वर्ब है। क्या है? एक मेन वर्ब है। ये एक मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब के लास्ट में आप देख रहे होंगे आया है ई। क्या आया है? ई। यहां पर देखो, अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट में आएगा ई तो आप उस सेंटेंस को भी कौन सा सेंटेंस कहोगे? कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहोगे। आई बात समझ में? नीचे वाले वाक्य में लिखा गया है कि राहुल साधना को अपनी पुस्तक नहीं दिया, और ये दिया जो है ये मेन वर्ब है। और अगर दिया मेन वर्ब है तो इसके वाक्य, इस शब्द के अंत में क्या आया है बेटे? या आया है। और अगर ये या आया है मेरे भैया, तो या आया है तो इसका मतलब ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इतनी बात आप सबको समझ पाई? मतलब अब अगर मैं कोई भी वाक्य बोल दूं तो आप लोग तुरंत उसे कह देंगे कि ये इस टेंस का वाक्य है। ठीक है,
जैसे पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो भारत ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या है, कौन से टेंस का है? हाँ हाँ, लिखो लिखो, कमेंट करो, कौन से टेंस का सेंटेंस है ये, लिख के बताओ मुझे, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग लिखो। इसे मैं तब तक मिटाता हूं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, किसको दिल दिया जाए, ओ किसको दिल दिया जाए, जल्दी जल्दी बताओ भाई, आ गया? हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य है। जैसे मैं अपने दोस्त को मोबाइल दिया, मैंने अपने दोस्त को मोबाइल दिया, कौन सा टेंस है? हाँ बिल्कुल सही, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मैं और चीज बोलता हूं आपके सामने। भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक सैटेलाइट भेजा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सही आप बता रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो। चलो आगे अब हम लोग काम करते हैं। अब किसी वाक्य की पहचान जानने के बाद जरूरी होता है कि उस वाक्य को जाने कि उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसका हम दूसरी भाषा में रूपांतरण कैसे करेंगे। मैं जल्दी ही आप सब के लिए मेहनत कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, अभी ये नहीं प्रॉमिस कर सकता, ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं जल्दी से आपका करना चालू कर दूंगा या देने चालू कर दूंगा वीडियोस, ऐसे नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। कोशिश कर रहा हूं संस्कृत के भी वीडियोस बनाने के, कि हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे करोगे। हिंदी से इंग्लिश में करना पहले सीख जाओ, फिर हिंदी से संस्कृत में करना सीख जाओगे, तो जब हिंदी से इंग्लिश करना जान जाओगे तो आपको हिंदी से इंग्लिश बोलना आ जाएगा, और जब आप हिंदी से संस्कृत करना जान जाओगे तो हिंदी से संस्कृत भी बोलना आ जाएगा। तो आप 3 भाषाओं के जानकार हो जाएंगे, हिंदी के, इंग्लिश के और संस्कृत के। ठीक है, तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी इंटरमीडिएट वाले जो भी बच्चे देख रहे हैं उनका सेक्शन ए भी शुरू करने वाला हूं, जल्दी से उसका भी वीडियो आप सबको आने लगेगा। देखिए जब भी सेक्शन ए की वीडियो आएगी वो एडिशनल वीडियो हो गई, वो एडिशनल वीडियो हो गई। ये वीडियोस ग्रामर की पर डे आती रहेंगी, ग्रामर की वीडियोस पर डे आती रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो नहीं आएंगी। लेकिन सैटरडे और संडे जो वीडियोस नहीं आती हैं आपकी, मंडे टू फ्राइडे आपका ग्रामर चलता है, सैटरडे और संडे जो होगा उसमें आपका जो आएगा वो सेक्शन ए का वीडियोस आएंगे, उसमें पोएट्री आएगी। ठीक है, कल उसका हो सकता है थंबनेल्स में लॉन्च कर दूं, उसके बाद जल्दी से आपके कोर्सेज करने लगा जाऊंगा, फिर एक एक चैप्टर करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में बटे होंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब 2 पार्ट में बटे होंगे, एक अफर्मेटिव और एक होगा नेगेटिव इंटरॉगेटिव एंड इंटरॉगेटिव एंड नेगेटिव। एक तो होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। तो जैसे हम अगर अफर्मेटिव की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे आपके साथ नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव सेंटेंस, इंटरॉगेटिव सेंटेंस, और लास्ट वाला हम लोग कहेंगे इंटरॉगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, ये 2 कैटेगरीज में बटी होंगी। ये 2 कैटेगरी क्या होंगी? एक ऐसी कैटेगरी होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और मैंने आपको पिछले ही समय में बहुत पहले ही लेक्चर्स में बता रखा है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मेन वर्ब आ सकती हो और कहीं नहीं आ सकती। दूसरी बात बताता, हेल्पिंग वर्ब अकेले किसी सेंटेंस में तो आ ही नहीं सकती,
ये बातें तो आपको बता ही दिया था मैं, ठीक है। तो वही चीजें अब मैं यहाँ पर कर रहा हूं। यहाँ पर इसकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। और अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरॉक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी। और वो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो केवल इकलौती हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है डिड। उस हेल्पिंग वर्ब का नाम है डिड। ये जो डिड है, ये जो डिड है, ये डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है किसका? डू का। ये डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है डू का। अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। यहां पर डू लगा देते तो क्या प्रॉब्लम थी, बहुत सारी चीजें आपको ओपन करूंगा। इसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो लगेगा क्या? इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? तो इसमें अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा तो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगेगी। क्या लगेगा? सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। याद रखिएगा इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। कैसे लगेगी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहां पर डिड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये जो यहां पर जो भी काम होगा वो कोई डूइंग वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी? डूइंग वर्ब लगेगी। और जो डूइंग वर्ब लगेगी उसमें हम डिड क्यों लगाते हैं ये बात आती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन दो चीज लगाते थे। डूइंग वर्ब वहां भी होता था, अपन डू या डज लगाते थे। क्या लगाते थे? डू या डज लगाते थे। क्यों डू या डज लगाते थे मैंने वहां पर आपको बताया था। इसलिए यहां पर हम लोग इसी डू का सेकंड फॉर्म लगाते हैं डिड। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म लगना ही पड़ेगा। और यदि यहां पर डिड आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया, तो इस हेल्पिंग वर्ब, अगर ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म की हो गई तो फिर इसके साथ आप मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। इसका मतलब आपको इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर बात करोगे मेरे भैया तो वहां पर सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, वहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, याद रखना। और यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाएंगे। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर डिड के साथ सेकंड फॉर्म तो नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो दो फॉर्म एक वर्ब के यूज नहीं किए जा सकते। दो दो फॉर्म एक ही वर्ब के यूज नहीं किए जा सकते एक ही रूप में। अगर यहां पर सेकंड फॉर्म यूज कर दूंगा तो यहां पे बताओ डिड यूज कर सकता हूं क्या? अगर यहां पे सेकंड फॉर्म यूज कर दूंगा तो यहां से फिर से क्या सेकंड फॉर्म यूज हो सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं। इसका मतलब अगर यहां पे सेकंड फॉर्म आया है तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर हुई हमारी बात? ये दो कैटेगरी में इसके हेल्पिंग वर्ब्स बटे रहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने को नहीं लगानी पड़ती है, लेकिन नेगेटिव, इंटरॉक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है और इकलौती हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? डिड। क्या बोलते हैं? डिड। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर इसे क्लियर हो गया तो आप जरा लिख लो, फिर हम लोग स्ट्रक्चर्स पे बात करते हैं, ठीक है। बेटा चलिए देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या क्या होगा। सबसे पहले आप लगाते हो सब्जेक्ट। सबसे पहले आप क्या लगाते हो? सब्जेक्ट लगाते हो। और जब आप सब्जेक्ट लगा दिया करिए तो देखा करिए कि मेन वर्ब क्या है, और उसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, केवल और केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो लगाना, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो कुछ भी चीजें आपकी बचेंगी उसे आप लिख दिया करो, लेकिन यहां पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये किसकी बात थी? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें
तो हमने नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको एक बात बताई थी कि नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरक्टिव सेंटेंस में, इंटरक्टिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। इसमें हमको क्या करनी पड़ती है? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है? तो आप बोलोगे डिड। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है? आप बोलोगे डिड। अब अगर यहाँ पर डिड लगेगा तो हमने एक बात आपको बोला है कि हेल्पिंग वर्ब किसके लिए लगता है? मेन वर्ब के लिए लगता है। हेल्पिंग वर्ब किसके लिए लगता है? मेन वर्ब के लिए लगता है। मेन वर्ब आपके यहां पर क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही डिटरमिन होगा कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग कौन सी मेन वर्ब लगेगी। ठीक है जी। आइए यहां पर बात करते हैं। हमने लगाया सब्जेक्ट। क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया। फिर हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको बताया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आप लोग लगा रहे होंगे वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? सर डिड लगाएंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? डिड। और उसके बाद आती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? इस पे डिटरमिन करना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो लगाओगे, नहीं है ऑब्जेक्ट तो नहीं लगाओगे, और बाकी चीजें जैसी बचेंगी उसे आप यहां पर लिखते चले जाइएगा। ठीक है, इसके भी रूल्स होते हैं, आप लोग सिंटैक्स में सीख जाओगे। अब आप मुझे बताना कि डिड के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैंने कहा डिड। डिड क्या है? तो आप बोलोगे कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ डू है। क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ डू है। ये क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ डू है। अगर ये सेकेंड फॉर्म ऑफ डू है तो आप बताओ मुझे, क्या डबल से फिर से सेकेंड फॉर्म लगाओगे क्या? आप बोलोगे ना जी ना, यहां पर हमको सेकेंड फॉर्म लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये गलत। अब क्लियर हुआ कि डिड के साथ हमको कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी? हेल्पिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुई ये बात? आइए इंटरक्टिव सेंटेंस। इंटरक्टिव सेंटेंस आप जानते हो दो तरीके का होगा। इंटरक्टिव सेंटेंस पहला अगर हम देखेंगे तो हमने कहा था कि फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें अपन शुरू में पाते हैं हिंदी वाक्यों में कि क्या शब्द पहले होता है। क्या शब्द क्या होता है? पहले होता है। उस क्या शब्द की कोई इंग्लिश अपन नहीं लिखते, उस क्या शब्द की कोई भी इंग्लिश हम लोग नहीं लिखते हैं। उसकी अंग्रेजी क्या होती है? तो अपन हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देना ही या इन्वर्जन कर देना ही क्या कहलाता है? हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ और सिंगल इंटरक्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, आप मुझे बताना कि यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो आप बोलोगे डिड। क्या है? डिड। ठीक है जी। एक चीज मैंने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, मुझे याद नहीं आया। यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है तो इस नेगेटिव सेंटेंस के बाद यहां पर मैं एक और बता देता हूं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता चलता हूं, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, सॉरी उसके लिए। यहां पर अफर्मेशन में, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर कंपल्सन हो जाए, कंपल्सन हो जाए मतलब करना ही करना हो जाए, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर लेना। जैसे मैं खाता ही था, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, मैं जाता तो हूं या मैं खाता तो था, मैं पढ़ता तो था, मैं रोता तो था, मैं आपके साथ बात तो करता था, बात करता तो था। ऐसी अगर आप बात आ जाएगी तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर लेना। ठीक है, देखो एक भूल में एक अच्छी चीज सीख गए आप। सब्जेक्ट डिड, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव होगा तो क्या करोगे आप? नेगेटिव होगा तो क्या करोगे? नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करोगे? नेगेटिव सेंटेंस होगा तो बस इसी डिड के बाद आपको नॉट लगाना है। डिड के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। कैसे स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा जरा देखिएगा। सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? डिड नॉट। क्या लिखा? डिड नॉट। ठीक है जी, डिड नॉट लिखा। और उसके बाद अब आपको मैंने सिखा ही दिया कि डिड आएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आएगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। और उसके बाद अपन क्या लगाएंगे मेरे सरकार? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और फिर यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? रिमेनिंग। गॉट इट? यहां पर क्या लगाएंगे? रिमेनिंग। अब बात आती है इंटरक्टिव सेंटेंस की। तो अगर इंटरक्टिव सेंटेंस की हम बात करें तो इंटरक्टिव सेंटेंस दो टाइप का होगा, सिंगल इंटरक्टिव सेंटेंस एंड डबल इंटरक्टिव सेंटेंस। सिंगल इंटरक्टिव सेंटेंस जिसमें हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाता, तो क्या शब्द की कोई इंग्लिश नहीं लगाएंगे, केवल और केवल अपन हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे? सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब अपने पास क्या है? डिड है। डिड को सब्जेक्ट के पहले रखोगे तो ये डिड यहां पर आ जाएगा और ये सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर रिमेनिंग आएगा। यही तो आएगा। तो हमने यहां पर क्या किया? सबसे पहले क्या लगाया मेरे भैया? डिड लगाया। और उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? डिड यहां पर लिख दिया। फिर आपका बचा क्या? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर रिमेनिंग,
अब एक बात आप याद रखना हमेशा, एक बात आप हमेशा याद रखना कि यहां पर आपको एक चीज कभी नहीं बोलनी कि इंटरोगेटिव मार्क लगाने हैं, ठीक है। अब अगर सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर हम लोग सेकंड के बारे में बात करेंगे तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर होगा ही होगा, साथ में इस हेल्पिंग वर्ब के पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड लगाने पड़ेंगे। अगर डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगाएंगे तो आपका बनेगा डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड लगाइए आप यहां पर। उसके बाद आप पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी कर दीजिए, पूरे स्ट्रक्चर को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्या, डिड लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर उसके बाद हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या लगाया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, फिर क्या लगाया, रिमेनिंग। लेकिन एक बात आपको कदापि नहीं भूलनी है, क्या नहीं भूलनी, इंटरोगेटिव मार्क। ये इंटरोगेटिव मार्क आपको कभी भी भूलना नहीं है, इस चीज को आप लोग याद रखना। ये आपके पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर है, इसका जल्दी से आप लोग इसे उतार लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना चालू कर दें, फिर आपको सेंटेंस का ट्रांसलेशन कराता हूं, ठीक है। जल्दी से करो मेरे भैया। चलिए मिटाए। अब कुछ छोटे छोटे वाक्य पहले करते हैं, फिर बड़े वाक्यों पे हम लोग काम करेंगे। हमने लिखा मधु, मधु किताब पढ़ती थी। साधना ने अपने बच्चों को खाना खिलाया। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ये एक ऐसा टेंस है जिसमें सिंगुलर या प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट का या प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपको बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या नहीं है, कुछ आवश्यकता नहीं। इसमें आपको बिल्कुल परेशान क्यों होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को घर जाने की घर जाने की अनुमति नहीं दी। ठीक है। क्या आप क्या आपने क्या आपने मेरे बगीचे से
फूल तोड़ा, ठीक है। ये कुछ वाक्य लिखे गए हैं, बड़े सरल सरल वाक्य हैं, आप लोग इसे बना लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा होता है वाक्यों का पहचान करना कि ये किस टेंस का वाक्य है। अब वाक्यों का पहचान करना आप लोग आराम से समझ चुके हैं। यहां पर देखिए तिथि आया है, यहां पर या आया है, यहां पर अगर दी में देखेंगे तो ई आया है, यहां पर हम लोग देखें तोड़ा आया है। इससे ये पता चलता है कि कोई काम पास्ट में हुआ है, लेकिन ये बात सर्टेन नहीं है। लेकिन ये बात सर्टेन नहीं है, अनिश्चित बातें हैं। अनिश्चित बात है तो वहां पर हम लोग जो बात करेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, ठीक है जी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया दो प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, जिसमें एक में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एक में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो केवल डिड, नहीं लगेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा कुछ भी नहीं लगेगा, केवल सेकंड फॉर्म लगेगा मेन वर्ब की, याद रहे। अब यहां पर देखिए, मधु किताब पढ़ती थी, मधु हमारा सब्जेक्ट है, पढ़ती थी ये हमारा मेन वर्ब है, किताब हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर मधु की अंग्रेजी हम लोग देखें तो हम लोग लगाएंगे मधु, पढ़ती थी का अंग्रेजी रीड, और इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सभी एक होता है, बट प्रोनाउंसिएशन का अंतर होता है। अगर इसका फर्स्ट फॉर्म देखें तो होता है रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म देखेंगे तो स्पेलिंग भी सब यही है, सब कुछ यही है, लेकिन इसको रेड पढ़ेंगे, और इसको भी क्या पढ़ेंगे, थर्ड फॉर्म को भी क्या पढ़ेंगे, रेड रेड, रीड रेड रेड, ठीक है। तो इसे आप याद रखना, मधु रेड बुक, ठीक है, मधु रेड बुक, क्लियर। साधना ने अपने बच्चों को खाना खिलाया, किसने खिलाया या कौन खिलाई, साधना, कौन खिलाई, साधना। कौन क्यों पूछ रहा हूं, कौन क्यों पूछ रहा हूं, ताकि सब्जेक्ट पता चल पाए। हमने आपको सिखाया है क्या पूछोगे, ऑब्जेक्ट पता चलेगा, कौन पूछोगे, किसने पूछोगे, सब्जेक्ट पता चलेगा। इन चीजों का बार बार प्रयोग करते रहा करो। जब बार बार प्रयोग करते रहोगे, बार बार प्रयोग करते रहोगे, तभी तो पता चलेगा ना कि ये चीजें हम सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, साधना ने अपने बच्चों को खाना खिलाया, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, साधना ने अपने बच्चों को खाना खिलाया, तो साधना यहां पर मेरी सब्जेक्ट है, यहां पर मैंने लिखा साधना, ठीक है, साधना। खिलाया, खिलाना की अंग्रेजी होती है फीड, क्या होती है, फीड। और इसका अगर हम लोग सेकंड फॉर्म चलेंगे तो फीडेड फीडेड ना करना, फेड होता है, फीड फेड फेड, ठीक है। खिलाना की अंग्रेजी फीड, फेड फेड। खिलाना की भी अंग्रेजी, पिलाना की भी अंग्रेजी। जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो भी फेड, माँ अपने बच्चों को खाना खिलाती है तो भी फेड, ठीक है ना। क्लियर है हमारी बात। साधना ने अपने बच्चों को खाना खिलाया, यहां पर साधना सब्जेक्ट है, खिलाना हमारा वर्ब है, सेकंड फॉर्म होगा फेड, साधना फेड। दो तरीके कर सकते हैं आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाने के दो तरीके आपको बताया था। अगर आप ऐसे लगाएंगे, फेड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो इनडायरेक्ट के पहले टू लगाओगे, अगर मेन वर्ब के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे, सीधे से अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे, फिर आपको टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी बात आप याद रखना। तो मैं डायरेक्ट लगाता हूं, साधना फेड अपने बच्चों को, साधना अपने बच्चों को, अपने बच्चों, अब साधना अपने के लिए साधना क्या लगी, हर लेगी, साधना फेड हर बच्चों, चिल्ड्रेन। साधना फेड हर चिल्ड्रेन, क्या खिलाई मेरे भैया, फूड, क्या खिलाई, फूड। साधना फेड हर चिल्ड्रेन फूड, या एक तरीका और था, आप ऐसे बना सकते थे, साधना फेड फूड टू हर चिल्ड्रेन। मैं यहां पर दूसरे प्रकार का वाक्य भी लिख देता हूं, साधना फेड फूड टू हर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा, हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों को घर जाने की अनुमति नहीं दी। अनुमति देना की अंग्रेजी होती है अलाउ, अनुमति की अंग्रेजी होती है अलाउ, परमिट, ठीक है, परमिट भी होती है। तो अलाउ लगाओगे तो अलाउड अलाउड होता है, अलाउ अलाउड अलाउड होता है, अलाउड अलाउड, ठीक है।
सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म जितना अधिक से अधिक हो पाए जो मिले आप लर्न कर लेना, अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर हम बनाएंगे तो हम लोग की अंग्रेजी चाहे वी लगाओ, बी और लगाओ, बी पीपल लगाओ, सही है। हमने क्या लिखा, वी, हम लोगों ने वी अब जाने की अनुमति नहीं दी, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी पड़ेगी डिड। वी डिड नॉट। अब आपको इसमें सिंगुलर या प्लूरल का तो कोई मतलब है नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लगा सकते हो, सब में डिड ही लगेगा। वी डिड नॉट जाने की अनुमति। अब यहाँ पे अलाउड लगाएंगे, अलाउड। आप कहोगे सर डी तो ऑलरेडी आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ऐसे एसएससी बैंकिंग ऐसे एग्जामिनेशंस में भी इससे बहुत सारी एरर आती है, बना बना के बहुत सारे एग्जाम में एरर आती है। इंटरमीडिएट में भी अगर आप देखोगे तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस करेक्शन जो आता है उसमें भी आता है एरर ये। तो इसे आप ध्यान से समझना कि अगर डिड आया तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर नहीं आ सकती। और अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको गलती भी नहीं पता चलेगी, लगेगा सही है सही है सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसे आप ध्यान से समझा करो, ठीक है ना। वी डिड नॉट अलाउ, दोनों बातें फिर से अपने स्टूडेंट को, और अपने स्टूडेंट को, अपने हम लोग ज्यादा लोग हैं आर लगाएंगे, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स बनाएंगे। वी डिड नॉट अलाउ आर स्टूडेंट्स टू जाने की, गो कहां जाने की, घर, टू गो टू हाउस या टू गो होम। ठीक, एनी डाउट? नो। क्या आपने मेरे बगीचे से फूल तोड़ा, क्या आपने मेरे बगीचे से फूल तोड़ा। अब आप देख रहे हो कि यहां पर क्या शब्द पहले आ गया, तो हमको एक बात पता चल गई कि सिंगल इंटरेक्टिव सेंटेंस है। ये क्या है, सिंगल इंटरेक्टिव सेंटेंस है। और अगर ये सिंगल इंटरेक्टिव सेंटेंस है तो आप क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे। क्या आपने मेरे बगीचे से फूल तोड़ा, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे, डिड को पहले लगा दो, डिड को पहले लगा दिया। और हमने पूछा आपसे, तो आपकी अंग्रेजी होती है यू, तो होगा डिड यू। अब आप मुझे बताओ कि अगर डिड लगा दिया तो क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी क्या। आप बोलोगे ना जी ना, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, तो फिर कभी भी आप डबल से फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो होगा डिड यू, तोड़ना की अंग्रेजी होती है प्लक। क्या होती है, प्लक, प्लक। सेकंड फॉर्म होगा प्लक्ड, सेकंड फॉर्म होगा प्लक्ड, और थर्ड फॉर्म होगा प्लक्ड, प्लक, प्लक्ड, प्लक्ड। ठीक है, तो होगा डिड यू प्लक। अब प्लक्ड लगा दूं तो गलत हो जाएगा। डिड यू प्लक, क्या तोड़ा, फ्लावर, डिड यू प्लक फ्लावर, डिड यू प्लक फ्लावर, कहां से, फ्रॉम माई गार्डन, फ्रॉम माई गार्डन। ठीक है, एनी डाउट, क्लियर हो रहा ना, बातें क्लियर हो रही कि नहीं। डिड यू प्लक फ्लावर फ्रॉम माई गार्डन, तो फ्लावर भी लगा सकते हो, फ्लावर्स भी लगा सकते हो। क्लियर हो गई बात। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई हो तो आप लिख लो, फिर हम लोग आगे काम को करते हैं। हो गया। अब इसे ट्रांसलेट करना तो आप लोग जान गए। अब बात आती है कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे कि ये कौन कौन से तरीके से यूज हो सकता है, और हम लोगों के वाक्य में या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये कैसे यूज होगा, कैसे इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बड़ा ही बेहतरीन टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो इसे आप लोग ध्यान से समझें जो अब मैं बता रहा हूं। आप लोग इसे ट्रांसलेशन करना जानते थे, जानते भी होंगे। और देखिए, ट्रांसलेशन ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग एकदम जानकार हो गए या हमको आ गया है अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरी जिंदगी की बात है। हम लोग पूरी लाइफ ये सब सीखते रहेंगे, ट्रांसलेशन सीखते रहेंगे, बातें सीखते रहेंगे। ठीक, तो आप इसे करते रहना। प्रॉब्लम आती है कमेंट करना, हम आपका ट्रांसलेशन बता देंगे, कोशिश करेंगे हर चीजें आपको आ जाए। ठीक, अब देखिए हमने अभी तक क्या सीखा कि जो बात पास्ट में हुई रहेगी वाक्य के अंत में ये आएंगे तो आपका काम बन जाएगा, उसे पास्ट इंडेफिनिट मान लेना।
लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्या ये चीजें आएंगी ही आएंगी क्या? नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जिससे ये तो पता चलेगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिससे ये तो पता चल जाएगा कि ये काम पास्ट में हुआ है, ये काम पास्ट में हुआ है, लेकिन उस बात की सर्टेनिटी नहीं होगी, लेकिन उसमें आपको या ये हो सकता है ना भी है, ठीक है, या ऐसा भी आ सकता है उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें आ जाए, ठीक है। जैसे मैं कुछ वाक्य और आपके सामने लिखता हूं, अब आप समझिएगा। जैसे आई bought I bought this t-shirt. I bought this t-shirt in London. ठीक है, या my wife gave me a water bottle on my birthday. On my birthday. Neha came from China last week. My father sold his car 2 years ago. ठीक है, अंकिता bought some new dresses on Monday last. ठीक है, इसमें देखिए इसमें आप देखिए कि जो चीजें लिखी गई हैं एक तरीके से तो पता चल सकती हैं कि बॉट लगा है, ये पास्ट है, बॉट है पास्ट है, गेव है पास्ट है, केम पास्ट है, सोल्ड पास्ट है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट पता चल जाता है। लेकिन अगर कभी भी कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आ जाने के बाद ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस था ये केवल और केवल, ये जो सेंटेंस था वो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट भी ऐसे सेंस देगा लेकिन उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर इसी सेंटेंस को लिख दूं, आई हैड बॉट दिस टी शर्ट इन लंदन, आई हैड बॉट दिस टी शर्ट इन लंदन, तो ये पास्ट परफेक्ट तो हो जाएगा, ये मोर पास्ट की बात करने लगेगा, ज्यादा दूर पास्ट की बात करने लगेगा। लेकिन ऐसा यहां पर अगर सेंस कर देंगे तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ऐसी बात कह रहा है जो चीजें किसी निर्दिष्ट समय पर किसी पास्ट में हुई है। ठीक, दूसरी बात कि अगर मान लीजिए दूसरे वाले सेंटेंस में मैं लिख देता अंकिता हैड बॉट सम न्यू ड्रेसेस ऑन लास्ट मंडे, तो भी गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ये मंडे लास्ट जो आया है, ये मंडे लास्ट जो आया है ये बताता है कि कोई चीज अभी बहुत ज्यादा पास्ट में नहीं लेकिन पास्ट में हुई है। ये पास्ट, ये लास्ट बताता है। कौन बताता है? लास्ट। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं, अभी मैं आपको लिख दे रहा हूं। तो यहां पर देखिए इन सब चीजों से ये पता चलता है कि पास्ट में किसी समय पे ये चीजें हुई है लेकिन वो सर्टेन नहीं है, पास्ट में किसी चीज में हुई है लेकिन ये सर्टेन नहीं है।
ये बात आप याद रखना। तो आपको क्या क्या मिले तो ये बात जान जानी चाहिए, वो मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। क्या इसे मैं मिटाऊं? कुछ adverbs of time जैसे जैसे लास्ट, प्रीवियस, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक, yesterday, previous day, the day before yesterday, the day before yesterday, in 1992, last Monday, on Tuesday last, एक्सेट्रा। ये सभी चीज अगर कभी आपको दिख जाए तो ये सीधे सीधे आपको मान लेना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बातें करेंगी। ये किसकी बात करेंगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगी, और किसी की बात नहीं कर सकती। ये किसकी बात करेगी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करेगी। याद रखना, ये सभी चीज केवल और केवल क्या बताते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। ठीक है ना? ये सभी के सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताते हैं। अब मैं कुछ गड़बड़ गड़बड़ वाक्य लिखता हूं, उसे आप लोग बताइए। ठीक है, इसे आप लोग लिख लिए होंगे आई थिंक। ठीक है, लिख लीजिए। अच्छा, चलिए, जब मैं बताता रहूं तो आप कोशिश किया करो कि समझ लो, उसके बाद आप, मैं टाइम देता हूं तब आप उतार लिया करो, या नहीं कुछ तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इससे आपको भी आसानी होगी और मुझे भी, हम आप दोनों लोगों को आसानी होगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था, मैं कुछ वाक्य लिखता हूं जैसे
देखिए ये 4 सेंटेंसेस हमने लिखे हुए हैं। इन चारों सेंटेंसेस को देखो क्या ये सही है या गलत है। देखिए सेंटेंस को अगर हम लोग देखें, आई हैड बॉट अ न्यू कार फॉर माय ब्रदर, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर यस्टरडे देखते हैं, जैसे ही हम यस्टरडे देखते हैं, तो ये क्या बताता है, ये पास्ट इनफिनिट टाइम बताता है। ये परफेक्ट के बारे में नहीं बताता, ये मोर पास्ट के नहीं बारे में बताता है, ये पास्ट के बारे में बताता है। लेकिन मोर पास्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें मेरे भैया, किसके बारे में बात करें, अगर हम मोर पास्ट के बारे में अगर ये बात करें तो ये बात हमारी गलत है। ये पास्ट के बारे में बताता है, इसलिए अगर पास्ट है तो यहां पर हेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो होगा आई बॉट अ न्यू कार फॉर माय ब्रदर यस्टरडे। ठीक है, लिखा है सुधा हैड परचेज्ड एन ऑनलाइन कोर्स। इतनी तक अगर मैं लिखता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। अगर मैं थोड़ा सा और आगे लिख देता तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। सुधा हैड परचेज्ड एन ऑनलाइन कोर्स ऑन मंडे, यहां तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये लिखा लास्ट, जैसे ही हमने लिखा लास्ट, तो ये पास्ट को शो करेगा, लेकिन मोर पास्ट को शो नहीं करेगा, मोर पास्ट को शो नहीं करेगा। इसलिए अगर इसे लिखेंगे तो आपको यहां पर हैड परचेज्ड की जगह लिखना पड़ेगा सुधा परचेज्ड एन ऑनलाइन कोर्स ऑन मंडे लास्ट। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है ना अब अच्छे से? ऐसे आप बहुत गड़बड़ी करते हो, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है कम्युनिकेटिव इंग्लिश में भी। और अगर कम्युनिकेटिव इंग्लिश में गड़बड़ी हुई तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटिशन में गड़बड़ी होगी ही होगी। हाँ या ना? अंकित हैड गॉन टू अमेरिका टू 20 डेज अगो। अगर अंकित की बात मैं यहां पे करूं तो लिखा हैड गॉन टू अमेरिका। अगर 20 डेज अगो जैसे ही हम लिखेंगे, यहां पर एक शब्द मिलेगा अगो, और ये अगो जो है ये हमारा पास्ट शो करता है, न कि मोर पास्ट। पास्ट शो करता है मेरे भैया, न कि मोर पास्ट। तो अगर ये पास्ट शो करेगा तो आपको यहां पर हेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हेड नहीं लगाएंगे तो हेड के साथ ये गॉन थर्ड फॉर्म आया है, इसे भी नहीं लगाएंगे, आप यहां पर क्या लगाओगे, वेंट। तो होगा अंकित वेंट टू अमेरिका 20 डेज अगो। ठीक है, इसे बहुत लोग एगो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एगो। ये एगो पढ़ोगे गलत हो जाएगा, आपको पढ़ना चाहिए अगो। क्या पढ़ना चाहिए? अगो। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं आप हेडफोन लगा के रखा करो, तो जो मैं कहना चाहता हूं वो आपके कानों तक हूबहू वही पहुंचेगा। ठीक है, आगे कहा इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। इंडिया हैड गॉट फ्रीडम इन 1947। जैसे हमने 1947 की बात की, ये पास्ट को बताने लग गया, और यहां पर ये हम हैड नहीं लगा पाएंगे, तो लगाएंगे गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। क्लियर हुई बातें? इतनी बात आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब अगर कभी पास्ट की आपको हैबिट बतानी हो, पास्ट की हैबिट अगर आपको बतानी हो, तो आप 3 यूज कर सकते हैं। हमने आपको एक यूज मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाते वक्त बता दिया था, वुड के बारे में। किसके बारे में बताया था? वुड के बारे में। और आज हम लोग उन्हीं 3 के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर कभी आपको पास्ट की हैबिट बतानी हो तो आप 3 चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट, अगर पास्ट की हैबिट है तो आप 3 चीज लगाओगे। एक तो लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या लगाओगे? एक पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा आप यूज्ड टू के यूज से बना सकते हैं, यूज्ड टू। और तीसरा आप बना सकते हैं वुड से, वुड से बना सकते हैं। ये तीनों चीजें आप लोग बना सकते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करें तो इसमें हमने आपको काफी चीजें सिखाई थी कि आप किसके यूज में क्या परिवर्तन पाओगे। अगर आप यूज टू का यूज कर दिए तो क्या हो जाएगा, अगर आप वुड का यूज कर दिए तो क्या परिवर्तन हो जाएगा। ये सभी बातें हमने आपके साथ चर्चा की थी। अगर आप सबको कुछ याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप सबको मैंने बार बार कहा रिवाइज आप सब करते नहीं हो। रिवाइज नहीं करोगे तो धीरे धीरे ये चीजें आपको कम आने लगेंगी, और बाद में ये होगा कि आप क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग इसे रिवाइज जरूर किया करिए। ठीक है, तो हमने कहा यूज टू का प्रयोग
इनडेफिनिट हैबिट के लिए करते हैं, इनडेफिनिट हैबिट के लिए करते हैं। इसका यूज हम लोग डिसकंटिन्यूड हैबिट के लिए करते हैं। और इसका यूज हम लोग कंटिन्यूड हैबिट के लिए करते हैं। ये तीन बातें आप सबको समझनी पड़ेगी, इनडिफिनिट, कंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड। ये तीन चीजें अगर आप समझ में आ गई तो फिर मजा आ जाएगा। ये तीनों चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। क्या है देखते हैं। इनडेफिनिट हैबिट मतलब ये पास्ट में होता था, पता नहीं क्लियर है कि नहीं है, ऐसा बात। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आप, कुछ लोग कह रहे होते हैं तो आप भी वैसा कह देते हो, हाँ मैं भी ऐसा करता था, लेकिन वो बात सर्टेन नहीं है कि वैसा आप करते थे कि नहीं करते थे। ये बात कोई क्लियर नहीं है कि वैसा आप करते थे कि नहीं करते थे। ऐसी बातों को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट हैबिट। जैसे मैं घर में सोता था, घर में सोता था, लेकिन इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आप घर में सोते थे या नहीं सोते थे। आप घर में सोते थे या नहीं सोते थे, इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है। अगर मैं कह दूं डिसकंटिन्यूड हैबिट क्या है, तो डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब कभी होती थी फिर नहीं होती थी, होती थी नहीं होती थी, ऐसा कुछ। जैसे कुछ लोग नशे के आदती होते हैं, नशा शब्द जैसे कह दिया तो ऐसे वो कंटिन्यूड हैबिट आ जाता है, वो डिसकंटिन्यूड नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति कभी सिगरेट पी ले रहा है, कभी बीड़ी पी ले रहा है, कभी मन किया तो गांजा भी पी लिया, ऐसे अगर ये कर रहा है छोड़ रहा है, कर रहा है छोड़ रहा है, कर रहा है छोड़ रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड हैबिट। जैसे आप मान लो आज इंग्लिश पढ़ रहे हो, कभी कभी लेक्चर पढ़ते हो, कभी कभी नहीं पढ़ते हो, कभी कभी पढ़ते हो, कभी कभी नहीं पढ़ते हो, कभी रिवाइज भी कर लेते हो, कभी भी दिखते भी नहीं हो, कुछ ही नहीं करते। इन हैबिट को अपन बोलते हैं क्या, डिसकंटिन्यूड हैबिट। कंटिन्यूड हैबिट क्या है कि उसे रेगुलर वो आपकी हैबिट में बना रहेगा, वो रूटीन बन जाएगा कि वो पर डे ऐसा होगा ही होगा, होगा ही होगा। जैसे हम खाना खाया करते हैं, अब आप बताओ क्या ऐसा होगा क्या कि आप खाना खाओ ही ना, होगा नहीं होगा, खाओगे ही खाओगे। अब आपके मन में अगर सब व्रत रहते तो नहीं खाते, अरे व्रत रहते हो तब तो सबसे ज्यादा खाते हो तुम लोग, व्रत रहते हो तब तो सबसे ज्यादा खाते हो, तब तो दिन भर आप खाते ही रहोगे, चाय नाश्ता ये वे ऐसे करते रहते हो। तो ये खाने की हैबिट नहीं छूट सकती, इसे कंटिन्यूड हैबिट कहते हैं, ठीक। अब एक बात आती थी कि अगर हैबिट आएगा सर तो कुछ ऐसा जुगाड़ बताओ कि जिससे हम पहचान जाए कि हैबिट है वो। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हैबिट बताते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हैबिट बताते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली। ये सभी ऐसे शब्द हैं जो हमको ये बताते हैं कि वो हैबिट में होगा ही होगा। अगर ये चीजें कभी भी दिख जाए तो आप जान जाना कि वो हैबिट बता रहा है, पास्ट की हैबिट बता रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो दिखेंगे तो आप उसे माना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाएगा। कौन कौन शब्द हैं मैं यहां पर लिखता हूं। जैसे हमने लिखा ऑलवेज, हो सकता है कि मैं आपको दिख ना रहा हूं लेकिन मेरे हाथ फ्रेम के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ऑलवेज, नेवर, नेवर, सेल्डम, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, सॉरी रेयरली। Rarely, per day, daily, every day, every month, every week, every year, ठीक है, every year,
ये सभी शब्द अगर कभी आपको दिख जाएंगे, ये सभी शब्द अगर कभी आपको दिख जाएंगे तो ये हैबिट शो करेंगे। ये क्या शो करेंगे? हैबिट शो करेंगे। और ये हैबिट कंटिन्यूड हैबिट होती है, कंटिन्यूड हैबिट होती है। तो चाहे आप वुड का यूज कर दो, चाहे आप इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दो, दोनों दोनों आप यूज यहां पर कर सकते हो। अगर ऐसी चीजें आपको कभी भी ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, पर डे, डेली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, अगर ये कभी भी आपको देखने को मिल जाए तो आप लोग समझिएगा कि वो टेंस का जो वाक्य होगा, जो सेंटेंस का वाक्य होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर गलत है, अगर नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए कुछ वाक्य भी करके हम लोग देखते हैं। इसको जरा आप उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाए। इसे जल्दी से कॉपी कर लो। थोड़ा सा टाइम आज ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसे जान जाओगे तो फिर अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, अगले लेक्चर में अगर आपको करता हूँ, तो फिर वो चीजें हो सकता है आपको कम समझ में आए, या हो सकता है आप उसे पूरा लेक्चर नहीं देख रहेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप वीडियो को स्किप कर देंगे। तो इसे थोड़ा सा बड़ा लेक्चर हो रहा है, और 1 घंटे से ज्यादा भी हो जाए तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसे देख सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए, मैंने लिखा नेहा and I would wait for her outside the class every day. Every day. Gandhiji used to walk in the morning. Gandhiji used to walk in the morning. They smoked and drank every week. ठीक है? She always spoke a lie with her friends. With her friends. Pick Neha and I would wait for her outside the class every day. यहां पर देखो क्या लिखा हमने, वुड के यूज से बनाया, एवरीडे आया, हैबिट बताएगा। क्या बताएगा? हैबिट बताएगा। और अगर ये हैबिट बताएगा तो ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में या वुड में या यूज्ड टू में होना चाहिए। हमने लिखा गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग। अगर यहाँ पे वॉक इन द मॉर्निंग यूज्ड टू करके आ रहा है तो इसका मतलब ये भी हैबिट बता रहा है। और नीचे देखें तो दे स्मोक्ड एंड ड्रैंक एवरी वीक, अगर एवरी वीक आया है तो ये क्या बताएगा? हैबिट बताएगा। क्या बताएगा? हैबिट बता रहा है। और हैबिट बताएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। She always spoke a lie with her friends. वो हमेशा अपने दोस्तों से झूठ बोलती थी। यहाँ पर थी मतलब अभी भी है, वो झूठी बोलती है, स्पोक। यहाँ पर ऑलवेज आया, हैबिट बता रहा है, इसलिए क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए आप लोग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बोलिए। अब आज के लेक्चर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव और स्पोकन इंग्लिश और आपके एकेडमिक इंग्लिश, सभी चीजों के लिए बेहद जरूरी चीजें आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, कभी आपको मिल जाए इट इज टाइम,
It is high time. It is opportune time. It is about time. It is about time. ये अगर चीजें आपको मिल जाए तो इसके साथ दो दो यूज होता है, इसके साथ दो दो यूज होता है। अब इसका मतलब ये क्यों होता है कि सही समय आ गया है, या आप कह सकते हो सही समय से अपन थोड़ा सा लेट हो गए, सही समय से अपन थोड़ा सा लेट हो गए, ऐसी चीजें पता चलेंगी। क्या कहेंगे, या तो सही समय आ गया है ऐसे कहोगे, या तो सही समय से हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं और सही समय आ गया, इसको अपन दो तरीके से यूज करते हैं। कैसे, एक तो यूज करते हैं इसके साथ, अगर इसके बाद हमको कोई क्लॉज लगानी है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होनी चाहिए। पहली सबसे बड़ी बात, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। और नहीं तो इसके बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम क्लॉज को जोड़ देते हैं, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्लॉज को जोड़ देते हैं। तीसरी अगर हम बात करें तो फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को जोड़ते हैं। ये तीन तरीके होते हैं इसको बताने के, तीन तरीके होते हैं। एक तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, एक तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और तीसरी वाली बात कि फॉर लगा करके ऑब्जेक्ट लगाओगे और उसके बाद टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतने तीन तरीकों से हम लोग इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सही ज्यादा भरते हो, जैसे लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम he met my father. लिखते रहिए तब तक आप सब। It is time to go to bed. It is time for me to It is time for me to open the shop. ठीक है, ये हमने लिखा। अब इसे समझते हैं जरा। यहां पर लिखा इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज टाइम, सब लिखा, और तीनों के यूजेस हमने तीन तरीके से किए। हमने कहा जब इसके बाद कोई आप सेंटेंस यूज करोगे, कोई क्लास यूज करोगे, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। और यहां पर हमने इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया, ही मेट माय फादर। इसका मतलब होगा यही वो समय था जब वो मेरे पिताजी से मिला था, सही समय था जब वो मेरे पिताजी से मिला था। इट इज टाइम टू गो टू बेड, मतलब बिस्तर जाने का द करेक्ट टाइम हैज अराइव्ड, द करेक्ट टाइम हैज अराइव्ड, वो सही समय आ गया है जब हमको बिस्तर पे जाना चाहिए, मतलब बिस्तर पे जाने का सही समय आ गया है। ये बात हो गई इट इज टाइम टू गो टू बेड। जैसे आपको कहना है कि क्लास छोड़ने का टाइम आ गया है, इट इज टाइम टू ड्रॉप द क्लास, इट इज टाइम टू गेट द क्लास ओवर। ऐसा हम लोग सेंटेंस को कह सकते हैं, ठीक है। It is time for me to open the door, to open the shop। अगर ऐसा कहना हो तो it is time मतलब the correct time has arrived, इसका मतलब होता है the correct time has arrived, the correct time has arrived। ठीक, या थोड़ा सा डिले हो जाना,
या थोड़ा सा डिले हो जाना, मतलब इट इज अ लिटिल लेट, इट इज अ लिटिल लेट। जब इसका यूज करोगे तो सेंस देखा इट इज अ लिटिल लेट। जब इस टाइप का सेंटेंस में यूज करोगे तो आएगा थोड़ा सा लेट हो चुका। लेकिन जब इस टाइप या इस टाइप का यूज करोगे, इस टाइप का या इस टाइप का यूज करोगे तो इसका मीनिंग आता है द करेक्ट टाइम हैज अराइव्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इट इज टाइम फॉर मी, तो मेरे लिए जो करेक्ट टाइम है दुकान खोलने का वो आ गया है। इसे कहने के लिए हम लोग कहते हैं दुकान खोलने का सही समय हो गया है या आ गया है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ऐसे अगर सेंटेंसेस के यूज आपको करने हो कि सही समय आ गया है, या आपको ऐसा कहना हो कि लाइट ऑफ करने का सही समय आ गया है या लाइट ऑफ करने का टाइम हो गया है, तो दोनों तरीके से आप ऐसे यूज करेंगे। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज ऑपर्चून टाइम, इट इज अबाउट टाइम टू स्विच ऑफ द लाइट। ऐसा अगर आप लोगों को कहना है तो आप इस तरीके से सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको यहां तक की पूरी बातें समझ में आई होंगी। इसे आप लोग रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए इसी चैनल पर, अपने चैनल पे, अपने परिवार में बने रहिए और देखते रहिए हमारा आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स चैनल। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।